हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी PYQ एंड दिस इज सत्यम परमार। तो इसमें हम देख रहे थे ज्योग्राफी से संबंधित जो भी PYQs हमारे हुए हैं या फिर जो आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चन को इसमें हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने देख लिया था TGT 2021 में जो हमारा एग्जाम हुआ था उसके पेपर को हमने देखा था। उसके बाद में हमने जो TGT 2016 में हुआ था उसको कंप्लीट किया। आज हम देखेंगे TGT 2011 में जो पेपर हुआ था हमारा, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है तो आप GS बाई दिवाकर सर नाम से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, जिसमें कि आपको कोर्सेज एंड बैचेज देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको वीडियो एंड PDF सभी मिल जाएंगे। अगर आप वो डाउनलोड करना चाहो तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सेशन अच्छा लगे तो कमेंट करें एंड लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको जो वीडियो है पर डे आपको मिलती रहे, टाइम से पहुंच जाए, आप भी टाइम से देख लें। जेनस, टाइटन, हाइपेरियन आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं? पहले तो आप यही याद रखिएगा कि जो जेनस है, टाइटन है, हाइपेरियन है, ये है क्या? ये एक उपग्रह है। वो किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो वो हैं आपके शनि के ये उपग्रह हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया है। जेनस, टाइटन, हाइपेरियन आदि के हैं, शनि के उपग्रह हैं। इसके 82 उपग्रहों का पता लगाया जा चुका है। यानी कितने हैं? 82 उपग्रहों का अब तक पता लगाया जा चुका है। यह आकार के हिसाब से सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आप बताना चाहो तो बताएं कि जो पहला यानी कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, उसका नाम आप हमें कमेंट में लिख करके बताएं। किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है? तो लाल धब्बा कौन से ग्रह पर पाया गया है? वो आपका पाया गया है बृहस्पति ग्रह पर। ठीक है, चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन से क्या है, आपको कई सारे क्वेश्चंस का आंसर इसमें मिल जाता है, इसलिए हम एक्सप्लेनेशन भी कराते हैं। बृहस्पति ग्रह जो है उस पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है। सौरमंडल का ये सबसे बड़ा ग्रह है। ये लो, आपका आंसर तो इसी में मिल गया। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति हो गया। इस ग्रह का जो तारा सदृश नियर स्टार कहलाता है, क्या बोला जाता है? ये नियर स्टार कहा जाता है इसको। इस पर जो बृहद लाल धब्बे, ग्रेट रेड स्पॉट मिलते हैं, यानी कि रेड स्पॉट इस पर मिलते हैं। किस पर मिलते हैं? ये आपके बृहस्पति ग्रह पर मिलते हैं। यह एक निरंतर चलने वाला प्रत्यचक्रवाती तूफान है। इसका केंद्र कड़ी चट्टानों वाला है। चारों ओर हीलियम तथा हाइड्रोजन का एक आवरण रहता है। अगर पूछा जा सकता है कि इसके चारों ओर किसका आवरण रहता है, तो वो रहता है आपका हीलियम गैस तथा हाइड्रोजन गैस का इसमें आवरण रहता है। आकार में ये सबसे बड़ा होने के कारण मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है इनको, यानी कि ग्रह के नाम से जो मास्टर ऑफ गॉड्स इसको बोला जाता है, बृहस्पति को बोला जाता है, इसके नाम से इसको जाना जाता है। जबकि मंगल ग्रह को क्या लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर लाल ग्रह पूछा जाए कि लाल ग्रह किसको बोला जाता है, रेड प्लेनेट, तो वो बोला जाता है आपके मंगल ग्रह को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो गलत है इसमें वो बताया गया है। पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है 365.25 दिन में पूरी करती है, ये इसमें ठीक है। जो मंगल है वो 525 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, यहीं पे गड़बड़ है, क्योंकि जो मंगल है वो 687 दिन में परिक्रमा पूरी करता है सूर्य की। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है तो बी गलत है, इसलिए बी सही हो जाएगा। ठीक है, बुध है जो कि 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, ये भी ठीक है। अरुण जो कि 84 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है, ये भी ठीक है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रह दिए गए हैं तथा उनके सूर्य की दूरी दी गई है, जिसमें कि एक सुमेलित नहीं है। एक ऑप्शन आपका इसमें कोई गलत दिया गया है, उसको देख लेते हैं। पृथ्वी जो सूर्य की दूरी तय करती है वो 20.88 नहीं होगा, 14.96 हो जाएगा इसका, यानी कि ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि ए ही गलत है, हमें गलत ही ढूंढना था। मंगल दूरी है सूर्य से इसकी है 22.79, यानी कि 7-9 करोड़ किलोमीटर है। ये बृहस्पति की दूरी है 77.85 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी, और शनि की दूरी हो जाएगी 143.3 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी हो जाएगी सूर्य से। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं क्या दिया गया है। ये दिया गया आपकी एक सारणी दी गई है, इसे देख लेते हैं। जो बुध है, बुध की जो सूर्य से दूरी है 5.8 करोड़ किलोमीटर है इसकी, 88 दिन में ये परिक्रमा पूरी करता है। शुक्र की दूरी है आपकी 10.8 किलोमीटर है, जो कि 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी परिभ्रमण करता है ये।
पृथ्वी की दूरी हो जाएगी 14.96 करोड़ किलोमीटर, जो कि 365.25 दिन में परिक्रमा पूरी करता है। मंगल की दूरी हो जाएगी 22.79 यानी कि 79 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी, जो कि 687 दिन में परिक्रमा पूरी करता है। इनको आप हल्के में मत लीजिएगा, संख्याओं में काफ़ी दिक्कत आती है जब हम याद करते हैं, पेपर में तो बिल्कुल ही उड़ जाता है। ठीक है, तो इसको आप कई बार देखें। अगर हो सके तो अपने जो स्टडी टेबल है उसके सामने एक चिट बनाकर भी चिपका लें कि आपको ये बिल्कुल ऐसे घुल जाए आपके अंदर में, जैसे खून में बस जाता है ना रोम रोम में, ऐसे बस जाए। ठीक है, बृहस्पति जो कि 77.83 करोड़ किलोमीटर है ये, जो कि टाइम पूरा करता है अपना परिभ्रमण 11.86 वर्ष में ये करता है। शनि की दूरी है 143.4 करोड़ किलोमीटर। अरुण की दूरी है आपकी 287.3 करोड़ किलोमीटर तथा वरुण की दूरी होगी आपकी 449.66 करोड़ किलोमीटर। ये आपकी दूरी हो गई सूर्य से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हेलीगेल तथा जो विल्सन है वो क्या है, तो हेलीगेल और विल्सन आपके धूमकेतु के उदाहरण हैं। इनके धूमकेतु के ये नाम है हेलीगेल तथा विल्सन। ठीक है, व्याख्या इनकी देख लेते हैं। पत्थर, धूल, बर्फ, जलकण एवं हिमानी गैसों का वह चट्टानी तथा धातुई पिंड जो सूर्य के चारों ओर परवलयाकार के परवलयाकार एवं अति परवलयाकार पथ पर घूमते हैं, पृथ्वी से कुछ दिन या कुछ महीने तक ये नग्न आंखों से चमकीले रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। यानी कैसे होते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारे इनको कहा जाता है। क्या बोला जाता है, धूमकेतु या फिर पुच्छल तारे इनको बोला जाता है। ये सौर तंत्र के स्थायी सदस्य होते हैं। कैसे होते हैं ये स्थायी सदस्य, इनको बोला जाता है। सर्वप्रथम जो टाइको ब्राहे हैं महोदय ने धूमकेतु की खोज की थी, तो धूमकेतु की खोज की थी, उनका नाम था टाइको ब्राहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है, तो जुड़वा तारा आपको किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। इसी को भोर का तारा, साय का तारा भी शुक्र ग्रह को ही बोला जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके। सूर्य ग्रह को जो पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है, यह ग्रह आकार एवं द्रव्यमान में क्रमशः ये पृथ्वी से थोड़ा ही कम है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पृथ्वी की बहन या फिर भगनी इसको बोला जाता है। मंगल को पृथ्वी का सदृश्य ग्रह कहते हैं, यानी कि सदृश्य ग्रह किसको बोला जाता है, जो कि दृश्यमान होता है वो मंगल ग्रह को बोला जाता है। बृहस्पति सबसे तीव्र घूर्णन करने वाला ग्रह है। सबसे तीव्र जो घूर्णन करता है वो ग्रह है आपका बृहस्पति, जिसे मास्टर ऑफ गॉड्स की उपमा दी गई है। किसकी दी गई है, मास्टर ऑफ गॉड्स की उपमा दी गई है। सूर्य के सर्वाधिक निकट एवं सर्वाधिक तीव्र परिक्रमा करने वाला ग्रह है, तो वो है आपका बुध। ये सबसे निकट ग्रह है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन द्वीपों के नज़दीक से होकर के गुजरती है, तो वो हो जाएगा आपका फिजी द्वीप। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिजी द्वीप के काफ़ी नज़दीक से होकर के आपकी कर्क रेखा निकलती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है फिजी द्वीप के नज़दीक से होकर के गुजरती है। पृथ्वी तल पर 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। कौन सा ये 180 डिग्री देशांतर है। यह रेखा बेरिंग स्टेट यानी कि जो बेरिंग जल संधि है, प्रशांत महासागर, चुक्ची सागर तथा आर्कटिक सागर से होकर के ये गुजरती है। तो ये नाम भी आप याद रखेंगे। कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है, तो बेरिंग स्टेट से भी होकर गुजरती है, प्रशांत महासागर तथा चुक्ची सागर एवं आर्कटिक सागर से होकर के ये गुजरती है। ठीक है, चलिए पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें पाई जाती हैं, वो है कौन सी हैं, तो वो आपकी सबसे ज़्यादा हैं अवसादी शैलें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। देख लेते हैं इनका एक्सप्लेनेशन। पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक अवसादी शैलों का विस्तार पाया जाता है, जो कि संपूर्ण धरातल यानी भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर कितना है, 75% भाग पर अवसादी शैलों का जो विस्तार पाया जाता है। जबकि भूपृष्ठ की बनावट में उसका योगदान कितना है, मात्र 5% है। यानी कि जब भूपृष्ठ बना था, जिससे पृथ्वी बनी है, उसमें जो बना योगदान कितना है, 5% है। लेकिन जो शैलों का विस्तार है वो कितना है, 75% है। अवसादी चट्टानों को द्वितीयक चट्टानें भी कहते हैं। क्यों, पहले नंबर की चट्टानें कौन सी होती हैं, वो होती हैं आपकी आग्नेय चट्टानें। ठीक है, ये आपकी प्राथमिक चट्टानें बोला जाता है इनको, आग्नेय चट्टानें इनको प्राथमिक बोला जाता है। द्वितीयक बोला जाता है कि इनको अवसादी चट्टानों को, अवसादी की जो बनती हैं रूपांतरण होके आग्नेय चट्टानों की, वो बनती हैं आपकी कायांतरित चट्टानें। ठीक है, इसमें जो सर्वाधिक अंश है 80% इसमें क्ले चट्टान का होता है। किसका होता है, ये क्ले चट्टानों का इसमें अंश पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जीवाश्म आपके पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में, आग्नेय में नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि आग्नेय में इतना तप्त लावा होता है कि वहाँ पर जीवाश्मों के अवशेष क्या कुछ भी नहीं बचेगा उनका। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। जो अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टान चूर्ण किनसे होता है, जो चूर्ण होता है, जीवावशेष एवं वनस्पतियों के समूहन से ही इनका निर्माण होता है अवसादी चट्टानों का। यही कारण है कि अवसादी चट्टानों में जीवावशेष पाए जाते हैं, क्योंकि इनका निर्माण ही होता है, चूर्ण मिलते हैं, उसमें जीवावशेष मिलते हैं, वनस्पतियों के जो वनस्पति होती हैं उनका जो समूहन होता है, यानी कि वो काफ़ी टाइम तक दबे रहते हैं, जल भुन जाते हैं, उसके कारण में जो अवसादी चट्टानें बनती हैं। मूलतः इसका निर्माण आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा भी होता है। जो आग्नेय चट्टान होती हैं उनका रूपांतरण होता है, यहाँ पे जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं उनका अपरदन होता है नदियों के द्वारा, वायु के द्वारा, हिमानी के द्वारा। उनका निक्षेपण भी होता है, यानी कि अपरदन कहीं से एक जगह से दूसरी जगह बह जाना तथा उस जगह पर जाके वो रुक जाना। यहाँ पे स्थिर जो मलबा पड़ा रह जाता है उसको निक्षेपण बोला जाता है। इसमें क्या परतदान चट्टानें भी इनको कहा जाता है, क्योंकि वो एक परत के रूप में एक चट्टान आ गई उड़ के हवा के द्वारा आई है बाई चांस आपके, या फिर उसके ग्लेशियर के द्वारा आ गई, या फिर नदी के द्वारा आ गई, तो इनमें क्या एक परत आ गई फिर दूसरी परत आ गई, तो इसलिए इसको बोला जाता है परतदार चट्टान भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी दुख बताएं ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो वो देख लेते हैं। आपका स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी ये कहाँ पे है, सिसिली द्वीप पर पाई जाती है, ये ठीक है। आपकी बल्केनियन ज्वालामुखी वो आपकी लिपारी द्वीप पर है, ये ठीक है। आपका पीलियन ज्वालामुखी जो कि हवाई द्वीप पर ना होकर के ये गलत है, आपका हवाई द्वीप पर नहीं है, ये आपकी मार्टिनिकी द्वीप पर है। ये कहाँ पे आपका जो अमेरिका है वहाँ पे है। विसुवियस ज्वालामुखी आपकी इटली में पाई जाती है, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, क्योंकि गलत हमें ढूंढना था, यानी कि सी सही हो जाएगा। पीलियन ज्वालामुखी आपकी मार्टिनिकी द्वीप यानी दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी सिसिली पर पाई जाती है जो कि लिपारी द्वीप पर है। बाल्केनियन ज्वालामुखी ये भी लिपारी द्वीप पर पाई जाती है, इटली का है ये द्वीप। और विसुवियस ज्वालामुखी ये भी जो इटली है नेपल्स की खाड़ी में वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी है वो कौन सा है, वो है आपका एकांकुगुआ। सबसे शांत ज्वालामुखी इसको बोला जाता है। विश्व का जो सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी एकांकुगुआ है, जिसकी की हाइट है आपकी 6962 मीटर इसकी हाइट है। यह एंडीज पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अन्य शांत ज्वालामुखी पोपा हो गए म्यांमार में, तंजानिया किलिमंजारो का हो गया, को हो गया, सुल्तान ईरान का हो गया। ये आपके अन्य शांत ज्वालामुखी हैं जिनको कि आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शीत प्रदेशों में निम्नलिखित में से ऋतु अपक्षय का कौन सा प्रकार प्रक्रियाशील नहीं रहता है, तो ऋतु अपक्षय का जो क्रियाशील नहीं रहता है वो हो जाएगा आपका जैविक अपक्षय। ये ऋतु में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, देख लेते हैं। शीत प्रदेशों में भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय प्राय क्रियाशील रहते हैं। ये दोनों अपक्षय प्राय साथ साथ चलते हैं, भौतिक और रासायनिक अपक्षय आपको साथ साथ देखने को मिल जाएंगे। जबकि शीत प्रदेशों में जैविक अपक्षय प्राय क्रियाशील नहीं होते हैं, क्योंकि वनस्पतियों का विकास शीत प्रदेश में ना के बराबर होता है। जो जैविक जो अपक्षय होता है वो वहीं पे तो होगा जहाँ पे कि वनस्पति पाए जाएंगी, पेड़ पौधे होंगे। और जो शीत प्रदेश होता है, बर्फीले प्रदेश यहाँ पे देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको शायद ही कोई पेड़ पौधे मिले, या मिलेंगे भी तो आपको वो छोटी छोटी घास वगैरह या फिर बहुत कम पेड़ पौधे मिलेंगे। इसके कारण जो जैविक अपक्षय होता है वो नहीं होता है शीत प्रदेशों में। ठीक है, अपक्षय प्रक्रिया को जो तापमान, वर्षा, मृदा, खनिज आदि कारक प्रभावित करते हैं। जो अपक्षय प्रक्रिया होती है वो किसके कारण होती है वैदिक, वो होती है आपके तापमान के कारण, वर्षा के कारण, मृदा के कारण एवं जो खनिज उनमें पाए जाते हैं उसके कारण वो अपक्षय होता है। शीत प्रदेशों में सतह यदि पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हो तो सभी प्रकार का अपक्षय स्थगित रहते हैं, यानी कि जो जगह है शीत प्रदेश है वहाँ पर अगर वनस्पति है भी वो बर्फ में दब जाएगी तो वहाँ पर क्या ही अपक्षय होगा, ये इसमें बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत बलित पर्वत नहीं है। बलित पर्वत यानी कि जो फोल्डिंग माउंटेन नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट, क्योंकि ये आपका भ्रंशोत पर्वत है, ना कि बलित पर्वत। ठीक है, बाकी के एंडीज हो गया, हिमालय हो गया, आल्पस हो गया, ये आपके बलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट बलित पर्वत नहीं है, ये ब्लॉक पर्वत का यानी कि ये ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत का ये उदाहरण है, जिसे खंड पर्वत भी कहा जाता है।
यह यूरोप के जर्मनी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? यूरोप के जो जर्मनी क्षेत्र है यानी जर्मनी देश है, वहाँ पे ये स्थित है। दो भ्रंशों के तले के सारे जब कोई भूखंड ऊपर उठ जाता है, यानी कि जो ये पर्वत है, ये जगह है कोई, इसमें ये एक पर्वत उठ गया, बाकी की एक जगह ये उठ गई और दो जगह ये नीचे धंसी रह गई, तो इसको बोला जाता है आपका ब्लॉक पर्वत या फिर वंशोत पर्वत का इसको निर्माण होता है। फ्रांस में ऐसा ही पर्वत आपको देखने को मिल जाएगा, बॉस्चेस पर्वत, जो कि ब्लॉक पर्वत के ही उदाहरण में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूराल पर्वत किस श्रेणी के पर्वत हैं? यूराल पर्वत आपका श्रेणी है, ये आपकी प्राचीन में पाई जाती है, काफ़ी प्राचीन पर्वत है ये यूराल पर्वत। चलिए देख लेते हैं और कौन कौन से पर्वत हैं जो कि प्राचीन है। इसमें आ जाएगा आपका अपलेशियन आ जाएगा, अरावली आ जाएगा, विंध्याचल आ जाएगा, ये आपके प्राचीन पर्वत होते हैं। ये पर्वत कैसे होते हैं? लहरदार होते हैं। इनमें अवनतियाँ तथा अपनतियाँ पाई जाती हैं, यानी कि इसमें अवनति और ये अपनति इस टाइप से पाई जाती है, इनको बोला जाता है लहरदार पर्वत बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वें ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हम पृथ्वी की सतह पर जो सबसे महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है वो क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक आपका प्रवाहित जल है। जल के द्वारा अपरदन आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा, जो इरोजन होता है। इसमें विघटित या वियोजित पदार्थों के अन्यत्र स्थानांतरण को क्या बोला जाता है? अपरदन बोला जाता है। यानी कि जो कोई पदार्थ है या फिर चट्टान है, रेत है, कुछ भी है, वो टूट फूट कर वहाँ से गिर गया और किन्हीं कारणवश या फिर हवा के द्वारा, वायु या फिर जल के द्वारा या फिर हिमानी के द्वारा वो क्या है, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया, इसी को बोला जाता है आपका अपरदन। जल प्रवाह गति के कारण चट्टानों में होने वाली टूट फूट को जलीय क्रिया अपरदन कहते हैं। यानी कि जल के कारण जब चट्टानें टूट फूट जाती हैं तो उनको जलीय क्रिया अपरदन कहते हैं। जैसे कि सागरीय तरंगें हिमानी एवं नदी द्वारा होती हैं टूट फूट। देखी होगी आपने, जो मलबे आ जाते हैं किनारों पर या फिर कई जगह जहाँ पर जमा हो जाते हैं, तो वो किसके द्वारा हो जाते हैं? जो जल के द्वारा टूट गई होंगी स्थलाकृति, उनसे वो वहाँ पर जमा हो गई आगे चल के। पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपरदन का कारक वो होता है जो प्रवाहित जल है, इसके कारण अपरदन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूरब से पश्चिम में जो विस्तार है वो कितना है? अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, शुरुआत में ही हमको एनसीईआरटी में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे हम ध्यान नहीं देते हैं और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। तो जो भारत का उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम विस्तार आपको देखने को मिलता है वो है आपका 3214 किलोमीटर तथा 2933 किलोमीटर, ये आपका विस्तार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका भारत का विस्तार दिया गया है, ये हो गया आपका उत्तर से दक्षिण में, ये हो गया आपका उत्तर से दक्षिण, ये हो गया आपका पूरब से पश्चिम। ठीक है, 3200 ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर तथा ये पूरब से पश्चिम हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं, यानी कि इसमें बोला गया है जो सूर्य है, इसके बाद में पृथ्वी है, इसके बाद में चंद्रमा है, ये तीनों एक ही सीध में होते हैं, तो कौन सी स्थिति बनती है? तो उस टाइम बनती है जिसको बोला जाता है सिजगी। ये आपकी सिजगी की स्थिति बनती है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका। इसमें देख लेते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जब तीनों एक सीध में होते हैं तो उस स्थिति को युति व्युति या फिर इसको सिजगी कहा जाता है। जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के बीच, पृथ्वी की एक ओर स्थित होते हैं, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ऐसे होते हैं ये, तो उसे युति बोला जाता है, यानी कि सूर्य ग्रहण की स्थिति बोला जाता है। और जब सूर्य, चंद्रमा और बीच में पृथ्वी आ जाए, यानी कि सूर्य आ गया, पृथ्वी आ गई, उसके बाद में आपका चंद्रमा आ गया, ठीक है, सन आ गया, अर्थ आ गया एंड मून आ गया, तो इसमें स्थिति बनती है आपकी पूर्णमासी के दिन, जो कि बोला जाता है चंद्रग्रहण की स्थिति इसको बनती है। ये कब बनती है? आपकी पूर्णमासी के दिन। तथा जो सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है वो होती है आपकी अमावस्या के दिन बनती है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या आता है? उच्च ज्वार आता है। वो कब आता है? पूर्णमासी के दिन आपको उच्च ज्वार देखने को मिलता है। ठीक है, सुएज नहर मिलती है, किस किस को मिलाती है? वो मिलाती है आपके लाल सागर तथा भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है, उसको नाम दिया गया है सुएज नहर का। ठीक है, सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से ये मिलाती है। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में इसका निर्माण हुआ था। भूमध्य सागर में पोर्ट सईद तथा लाल सागर में सुएज पोर्ट स्थित है, यानी भूमध्य सागर में आपका जो पोर्ट स्थित है उसका नाम है पोर्ट सईद, और लाल सागर में जो पोर्ट स्थित है उसका नाम है सुएज पोर्ट। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका सुएज नहर दी गई है, इसको देख लेंगे आप। पोर्ट सही दिया गया है आपका, ये यहाँ पे आपका दिया गया है सुएज पोर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों यानी सीमा पौधों का जो कौन सा क्रम है वो पूछा गया है। ऊपर से नीचे पूछा गया है, ना कि नीचे से ऊपर। तो यानी कि ट्रोपोपॉज हमारा सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा। जहाँ पे ट्रोपोपॉज सबसे लास्ट में होगा वो आपका आंसर सही हो जाएगा। ये आपका ट्रोपोपॉज सबसे लास्ट में दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मैग्नीटोपॉज, मेसोपॉज, मेसोपॉज से पहले आपका स्ट्रेटोपॉज, इससे पहले आपका आ जाएगा ट्रोपोपॉज। ये आपकी सभी परतें हो गई जो कि वायुमंडल में ऊपर से नीचे की तरफ आई थी। अगर नीचे से ऊपर बोला जाए तो इसका उल्टा कर दो, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मेसोपॉज, मैग्नीटोपॉज। ये आपका क्रम हो जाएगा नीचे से ऊपर की ओर में। ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है, वो पाई जाती है आपकी 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन गैस अधिक देखने को मिल जाएगा। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ओजोन गैस की अधिकतम जो मात्रा देखने को मिलती है 15 से 35 किलो के मध्य पाई जाती है। 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन का सर्वाधिक घनत्व रहता है। ओजोन की ऊपरी सीमा 55 किलोमीटर निश्चित की गई थी। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है तथा जो हमारी स्किन को हानिकारक किरणों से बचाती है। सामान्य तापपतन दर यानी कि जो नॉर्मल लैप्स रेट है, NLR, नॉर्मल लैप्स रेट, जो बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम में जो होने वाली दर है वो कितना है, वो है आपकी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर पर ये कम होती है। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। एडियाबैटिक क्रियाविधि के से जो वायुमंडल का गर्म एवं ठंडा होना वायु के ऊपर उठने तथा नीचे बैठने से होता है। जो एडियाबैटिक क्रियाविधि है उसमें क्या होता है, वायुमंडल का गर्म एवं ठंडा होना होता है तथा वायु का ऊपर उठने तथा नीचे बैठने की जो क्रिया होती है उसी को बोला जाता है आपका एडियाबैटिक। तापमान के लंबवत वितरण की सामान्य प्रवृत्ति, यानी कि जो तापमान ऐसा जो वितरण होता है वो एक सामान्य है, नॉर्मल है, कि ऊंचाई के साथ प्रति 1000 मीटर पर तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। यानी कि ऑब्वियसली जब हम विषुवत रेखा से ऊपर पोलर साइड में जाएंगे या फिर ऊपर की साइड में जाते जाएंगे तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर जब हम पहुंच जाएंगे तो टेम्परेचर हमें कितना कम देखने को मिल जाएगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कमी देखने को हमें मिल जाएगी। जो कि ऊंचाई के साथ तापमान में इस गिरावट को बोला जाता है सामान्य तापपतन दर या फिर नॉर्मल लैप्स रेट इसको बोला जाता है, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है, तो संपूर्ण पृथ्वी का औसत एल्बिडो आपका 35 है। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी का औसत एल्बिडो जो आपका 35 है। ऊष्मा कुल 100 इकाइयों में से 35% जो इकाई है पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने के पहले अंतरिक्ष में ये परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जब जो 100% ऊष्मा हमारे सूर्य से आती है ज़मीन पर, तो 35 इकाई ऊष्मा जो है वो पृथ्वी के धरातल पर आ नहीं पाती, उसी से पहले वो जो अंतरिक्ष है यानी कि आसमान है उसमें क्या हो जाती है, वो परिवर्तित हो जाती है। इन सौर विकिरण के इस परिवर्तित भाग को ही क्या बोला जाता है, पृथ्वी का एल्बिडो इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकतम जो तापमान किन रेखाओं पर अंकित किया जाता है, अधिकतम तापमान कौन सी रेखाओं पर अंकित किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कर्क रेखा तथा मकर रेखा पर आपका अधिकतम तापमान देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये हो गई आपकी कर्क रेखा, ये होगी आपकी विषुवत रेखा, ये होगी आपकी मकर रेखा। यहाँ पे सूर्य की जो रोशनी आती है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जो सूर्य की रोशनी आती है वो इन्हीं के बीच में चलती है, इनके ही बीच में चलती है। तो यहाँ पे ही आपका जो तापमान है अधिकतम देखने को मिलता है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कर्क एवं मकर रेखाओं के पास धरातली सतह का अधिकतम तापमान दर्ज किया जाता है, जबकि सूर्य की किरणें वर्ष भर भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। लंबवत किस पर पड़ेंगी, भूमध्य रेखा पर, लेकिन वहाँ अधिकतम तापमान नहीं होता, बल्कि अधिकतम तापमान कहाँ पर होता है, 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर, जो कि जुलाई में अंकित किया जाता है। और इसमें देख लेते हैं 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर चमकता है। यानी कि 21 जून जब आती है, ये आपका, रुक जाओ, पृथ्वी बना लेते हैं, ये आपका, अरे यार पृथ्वी बड़ी बन जाएगी, सूर्य छोटा बन जाएगा। ये आपका हो गया सूर्य, ये हो गई आपकी पृथ्वी का जो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है वो कब चमकता है, 21 जून को।
ये होगी आपकी कर्क रेखा। यहाँ पे होगी 21 जून को लिख लीजिए आप, मान लीजिए कर्क रेखा है ये। 21 जून को आपको कर्क रेखा पर चमकता है ये। और उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन यही होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में अगर पूछा जाए सब वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है तो वो हो जाएगा आपका 21 जून। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये दिन सबसे छोटा होता है, क्योंकि सूर्य बिल्कुल नॉर्थ यानी उत्तरायण हो जाता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर ठीक ऊपर चमकता है, यानी कि 22 दिसंबर जब आती है तो सूर्य कहाँ पर आ जाता है, मकर रेखा पर आ जाता है। ये आपकी हो गई मकर रेखा, 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ा दिन ये होता है दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में ही हो जाता है सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को हो जाता है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं इसके बारे में। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य है वो कहाँ पे चमकता है, ठीक ऊपर का किसके होता है, वो होता है आपका विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है। एवं संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, समान होती है, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर डेट याद रखिएगा, पूछी जाती है कि कब जो सूर्य है वो बिल्कुल ठीक ऊपर चमकता है कर्क रेखा के, या फिर कब मकर रेखा के, ये डेट आपको पूछ ली जाती हैं। कौन सी पवनें हल्की व न्यून दाब वाली पवनें होती हैं, तो हल्की पवन और न्यून दाब वाली पवन आप समझ जाएंगे। जो हल्की यानी कि जो गर्म होगी वही आपकी हल्की होगी, और न्यून दाब किस में होगा, जिसमें प्रेशर कम, किस में होगा, जो चीज़ सूखी होगी उसमें प्रेशर कम होगा। तो उष्ण और जो शुष्क पवन हो जाएंगी वो कैसी हो जाएंगी, आपकी हल्की और न्यून दाब वाली पवनें हो जाएंगी, ठीक है। किस जलवायु में वर्ष भर वर्षा होती है, तो वो है आपकी विषुवतरेखीय प्रदेश या फिर विषुवतरेखीय जलवायु में आपकी वर्ष भर वर्षा देखने को मिल जाती है। इसको देख लेते हैं, व्याख्या दी गई है यहाँ पे। विषुवतरेखीय या फिर भूमध्यरेखीय जलवायु प्रदेश का 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। इस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा का पाए जाते हैं, यानी कि उच्च तापमान रहता है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है, जिसके कारण ये आपको उच्च वर्षा देखने को मिलती है। यहाँ संवहनीय वर्षा यानी मूसलाधार वर्षा होती है। वर्ष के प्रत्येक माह में प्रत्येक दिन दोपहर के बाद में गरज और बौछार के साथ में यहाँ पर प्रचुर मात्रा में वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इसमें ये आपके चक्रवात दिए गए हैं और उनके देश दिए गए हैं, कौन से किस नाम से जाने जाते हैं। तो टाइफून आपका चीन में आता है, टोर्नेडो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है, बिलीबिली आपका वेस्ट इंडीज में आता है। ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि बिलीबिली आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये काफ़ी फेमस है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिल जाएगा बिलीबिली। हरिकेन आपको कैरिबियन सागर में देखने को मिल जाएगा। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया है तो सी ऑप्शन गलत है, इसलिए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, टाइफून चीन में हो जाएगा, टोर्नेडो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा, हरिकेन कैरिबियन सागर में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है, तो शीतकालीन वर्षा होती है आपके उत्तरी भारत में, ये होती है आपके पश्चिम से आने वाले चक्रवात के कारण उत्तर भारत में ये वर्षा होती है। चौंक मत जाना, क्योंकि एक जो फेमस मानसून है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, जिस पर के वर्षा होती है आपके तमिलनाडु के तट पर होती है, लेकिन इसमें उत्तर भारत में पूछा गया है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि पश्चिमी विक्षोभ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तथा उत्तर भारत के मैदानों में वर्षा करते हैं। कम मात्रा में होते हुए भी कैसी शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की जो फसल होती है उसके लिए उपयोगी होती है। ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, कम मात्रा में ये वर्षा होती है, लेकिन जो शीतकाल में वर्षा रहती है अगर आती है शीतकाल में, तो जो रबी की फसल है उसके लिए काफ़ी उपयोगी हो जाती है, ठीक है। रबी की फसल में जिसमें कि आपके गेहूँ वगैरह आ जाएंगे। रिंग ऑफ फायर स्थित है, रिंग ऑफ फायर आपका किस महासागर में स्थित है, तो ये आपका स्थित है प्रशांत महासागर में। अगर आप देखेंगे मैप पर तो उसमें आपको रिंग ऑफ फायर पूरी देखने को मिल जाएगी, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। ये देखते हैं आपका रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। इस स्थान में विश्व के ज्वालामुखियों का कम से कम 2/3 भाग इस सागर में दोनों तटीय भागों पर द्वीप चाप तथा समुद्री द्वीपों के सहारे ये पाए जाते हैं, इसलिए इसे प्रशांत महासागर या फिर रिंग ऑफ फायर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सागरों में अधिकतम लवणता पाई जाती है, तो वो कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है,
ये पाई जाती है आपकी 20 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री अक्षांश, जो कि उत्तरी अक्षांशों के मध्य में आपको देखने को मिलती है। कारण क्या है इसका? क्योंकि वहाँ पर आपको लैंड भूमि काफ़ी देखने को मिल जाएगी। सागरों में अधिकतम लवणता 20 से 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों में पाई जाती है, जहाँ पर उसकी मात्रा कितनी होती है? 36 ppm रहती है, क्योंकि इन भागों में उच्च तापक्रम एवं उच्च वाष्पीकरण के साथ में आर्द्रता कैसी रहती है? न्यून रहती है। समस्त महासागरों की औसत लवणता कितनी है? 35 ppm है। जब विश्व में सर्वाधिक लवणता बंद महासागरों में पाई जाती है, किन में पाई जाती है? जो कि क्लोज महासागर होते हैं, यानी क्लोज सागर होते हैं, क्लोज सी इनको बोला जाता है, बंद सागर। जैसे कि हो गया आपका ग्रेट साल्ट लेक, जिसकी कि यूएसए का है 200 ppm, 220 ppm इसकी है लवणता। मृत सागर की 238 है, तथा वॉन झील यानी टर्की में जो झील है उसकी सबसे ज़्यादा लवणता आपको 330 देखने को मिलती है, क्योंकि ये कैसे हैं? क्लोज सी या फिर बंद महासागर हैं, बंद सागर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके गर्त दिए गए हैं तथा महासागर दिए गए हैं कि कौन से महासागर में कौन सा गर्त पाया जाता है। इसको देख लेते हैं। आपका चैलेंजर गर्त आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। सुंडा गर्त पाया जाता है आपका उत्तरी हिंद महासागर में, तथा ये बाल्डिविया गर्त पाया जाता है आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में, तथा टोंगा गर्त पाया जाता है आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो ये गर्त हो जाएगा आपका, क्योंकि दक्षिण अटलांटिक में ना होकर के प्रशांत में पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा? प्रशांत महासागर में ये पाया जाएगा, मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में ये आपका देखने को मिल जाएगा। ये दिया गया आपका चैलेंजर गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में, सुंडा गर्त हो जाएगा आपका उत्तरी हिंद महासागर में, बाल्डिविया गर्त आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा, टोंगा गर्त आपको मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कनारी धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो कनारी धारा आपको देखने को मिल जाएगी अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट में आपको कनारी धारा देखने को मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहें मैप पे तो देख सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें मैप तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको एक दिन मैप भी ढंग से करा देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वो है आपका हम्बोल्ट की धारा दक्षिण प्रशांत महासागर में। ये आपकी धाराएं दी गई हैं जो कि महासागर में बहती हैं। फॉकलैंड की धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में। लेब्राडोर की धारा उत्तरी प्रशांत में। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सी ही गलत दिया गया है। लेब्राडोर आपको देखने को मिलेगी उत्तरी प्रशांत महासागर में, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में, जो कि एक ठंडी जलधारा है, जो कि मिलती है किससे आकर के? गर्म जलधारा कौन सी है उसकी आप नाम बताएंगे आप हमें? लेब्राडोर वह जलधारा है जिसके उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट की आपको देखने को मिल जाएगी दक्षिण प्रशांत में। फॉकलैंड धारा देखने को मिलेगी आपकी दक्षिण अटलांटिक में। मोजाम्बिक धारा जो आपको देखने को मिलेगी हिंद महासागर में, और लेब्राडोर मिलेगी आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलधारा है? तो गर्म जलधारा आपकी है ब्राजील की धारा, ये आपकी गर्म जलधारा है। बाकी की ये कनारी धारा हो गई, बेंगुएला हो गई, पेरुवियन जलधारा हो गई, ये आपकी कैसी जलधारा हो जाएंगी? ठंडी जलधाराएं हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ब्राजील धारा उच्च तापमान एवं उच्च लवणता वाली गर्म जलधारा है। इसका आविर्भाव दक्षिण विषुवत रेखीय तथा धारा सनरॉक के पास ब्राजील तट से टकराकर द्विशाखन के कारण होता है। इसकी एक शाखा उत्तर की ओर मुड़कर विषुवत-रेखीय धारा में मिल जाती है, तथा दक्षिण में शाखा ब्राजील धारा के नाम से ये दक्षिण अमेरिका के समांतर 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक यह प्रवाहित होती है। ठीक है, बाकी की बेंगुएला धारा आपकी ठंडी हो गई। पेरुवियन या फिर इसको हम्बोल्ट की धारा भी बोला जाता है, ये भी आपकी ठंडी है। कनारी की धारा ये भी आपकी ठंडी जलधारा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसको। पारिस्थितिकी मंडल वह पर्यावरण जिसमें वायु, जल एवं पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह कथन किसने दिया था? ये दिया था आपका दासमैन ने दिया था। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, इन्होंने ये कथन दिया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। जो दासमैन थे उनका कहना था पारिस्थितिकी मंडल तथा जैव मंडल को अलग अलग रूपों में मानना अविभाज्य को विभाजित करना, यानी कि ये जो हैं दोनों पारिस्थितिकी मंडल तथा जैव मंडल ये अविभाज्य यानी कि विभाजित हो ही नहीं सकते हैं, जिनको कि हम विभाजित कर रहे हैं। अर्थात भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीव एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से
संबंधित हैं, यानी कि जो पर्यावरण है तथा उसमें जो जीव रह रहे हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं, उनसे अलग नहीं है। ना तो पर्यावरण उनके बिना है, ना ही उन वो पर्यावरण के बिना। दासमैन के अनुसार जीवमंडल मिट्टी, सेल, जल, वायु की पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्विक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त है तथा इसके साथ जीवित जीव संबंधित हैं तथा यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। ठीक है, ये किनका कहना था? दासमैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवमंडल शब्द व्यापक स्तर पर प्रयोग करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जीवमंडल का सबसे व्यापक शब्द जो है आपका, इसका प्रयोग किया था बर्नार्डस्की, जो व्लादिमीर बर्नार्डस्की थे, इन्होंने इसका प्रयोग किया था। इसको देख लेते हैं। जीवमंडल शब्द का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया था व्लादिमीर बर्नार्डस्की ने। जो पृथ्वी का पृष्ठीय कटिबंध, उसका समीपवर्ती वायुमंडल जिसमें जीव पाए जाते हैं, उसको बोला जाता है क्या? जीवमंडल बोला जाता है। एक बार देख लेते हैं आपके, पृथ्वी का पृष्ठीय कटिबंध और उसके समीपवर्ती वायुमंडल जो है जिसमें कि जीव पाए जाते हैं, उसी को बोला जाता है जीवमंडल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर पादप जातियों के व्यापक वितरण का श्रेय दिया जाता है। किसको जाता है? ये श्रेय जाता है आपका पादप वितरण का श्रेय इनको जाता है। पृथ्वी पर पादप जातियों के व्यापक वितरण का श्रेय किसको जाता है? पादप वितरण को। पृथ्वी पर पादप जातियों के व्यापक वितरण, जो पादप वितरण कहा जाता है, पौधों का अन्य स्थानों पर विसरण उनके बीजों के विसरण द्वारा होता है। यानी कि जो पौधे हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलना, वो किसके कारण होता है? तो वो होता है उनके बीजों के कारण। एक जगह से दूसरी जगह वो फैल जाते हैं। बीजों तथा फलों में स्वयं भी अपनी कोई गति नहीं होती है, अतः उन्हें विसरण के लिए कुछ विशिष्ट साधनों की आवश्यकता होती है। अगर वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, जब तक हम उन्हें थोड़ी सी पानी वगैरह नहीं देंगे, मिट्टी ना मिले उन्हें, तब तक उनकी जो क्या है विसरण नहीं हो पाएगा। इसलिए उनको भी कुछ अपनी आवश्यकताएं चाहिए होती हैं, कुछ साधन चाहिए होते हैं विसरण के लिए, ये इसमें बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक दृष्टि से विश्व में पाए जाने वाले आधारभूत जीवों की संख्या कितनी है? तो जीवों कितने यानी बायोम्स हैं वो कितने प्रकार के हैं आपके? 3 प्रकार के हैं। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके। यद्यपि स्थलीय एवं जलीय भागों में पादप तथा प्राणियों की विकसित श्रृंखलाओं में अंतर होता है, तथापि भूतल पर वनस्पति तथा प्राणियों का वितरण में वर्तमान जलवायु प्रकारों में गहरा संबंध दृष्टिगत होता है। यानी कि सभी में कैसा गहरा संबंध है। अतः वनस्पति तथा प्राणियों के वितरण, प्रतिरूप एवं जलवायु प्रकारों के निर्धारण का प्रयास किया गया है। चूँकि वायु में वनस्पति का सर्वाधिक प्रभुत्व होता है तथा वनस्पति एवं जलवायु में गहरा कैसा होता है? संबंध होता है। किसमें? वनस्पति और जलवायु में। अतः जलवायु के आधार पर विश्व को कितने 3 वायुओं में बांटा गया है। कौन कौन से 3 वायुओं में, उनके नाम आप नोट कर लेंगे। उष्णकटिबंधीय वायुओं, शीतोष्णकटिबंधीय वायुओं तथा टुंड्रा वायुओं में 3 प्रकार के वायुओं बांटा गया है। किसके आधार पर? ये जलवायु के आधार पर इनको बांटा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवीय क्रियाकलापों से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था क्या? सर्वाधिक जो प्रभावित हुआ था वो हुए थे आपके विषुवत रेखीय वन जीवों, जिनको कहा जाता है, वो मानवीय क्रियाकलापों से प्रभावित हुए थे। इनको देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एक ऐसा क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ तथा साउथ में ये पाया जाता है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी पशुओं और पौधों की प्रजातियों की आधी संख्या इस वर्षा वनों में रहती है। यानी किनकी देखे जाएंगे? पशु और जो पौधे हैं उनकी जो प्रजातियों की आधी जो संख्या है वो इतने ही क्षेत्र में रहती है। 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के बीच में आपकी आधी आबादी पौधों और पशुओं की रहती है, जो कि कैसे वन है? वर्षा वन है ये आपके। विश्व वन्य जीव के बायोम वर्गीकरण के भीतर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षा वन का एक प्रकार माना गया है। इसे विषुवतीय सदाबहार वन के रूप में भी निर्दिष्ट किया गया। यानी कि सदाबहार यानी कि हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनको विषुवतीय सदाबहार वन के रूप में भी जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या फिर विषुवतीय वन जीवों वर्तमान के मानव गतिविधियों के कारण बिखर रहे हैं। यानी कि मानव गतिविधियां इतनी हो गई हैं कि उनके कारण इनका बिखराव होने लग गया है। हालांकि मानव प्रेरित तीव्र अधिवास विनाश को प्रजातियों के विलुप्त होने के प्रमुख कारणों में से एक माना जा रहा है। यानी कि जो सबसे मेन कारण माना जा रहा है वो है मानव का अधिवास का बढ़ना। यहाँ पे जो तीव्र गति से जो मानव अपना अधिवास बना रहे हैं, जिसके कारण कि जंगलों को काट रहे हैं, जो पशु हैं पौधे हैं उनको मार काट रहे हैं, इसके कारण जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, तो ये मेन कारण इनका माना जा रहा है वो है आपका मानव का अधिवास। ठीक है, बस आप जो रहते हैं अपने लिए घर बनाते हैं उसी को बोला जाता है अधिवास।
भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था आपका नीलगिरी क्षेत्र में। पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था। कब किया गया था? ये आपका 1986 में किया गया था। वर्तमान में कितने 18 बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इंग्लिश में बोला जाता है इसको बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें कि 11 जो है यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत ये शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जन्मदाता आपको बोला जाता है फ्रेडरिक रेटजेल को। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इनकी बुक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, काफ़ी फेमस थी, जो कि मानव भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन इसमें प्रारंभ हुआ था। ये भी पूछी जाती है आपकी, तो ये किसने लिखी थी? फ्रेडरिक रेटजेल ने बुक थी इनकी एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है? तो मानव भूगोल में जो विचारधारा प्रचलित है, जो कि आज भी चल रही है, वो है आपकी नवनिश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म इसको इंग्लिश में बोला जाता है। नवनियतिवाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है और व्यवहारिकगत जो जगत के अधिक समीप है। गिफिट टेलर को नवनियतिवाद का प्रमुख जो प्रवर्तक माना जाता है। नवनियतिवाद किसको माना जाता है? गिफिट टेलर के द्वारा दिया गया है। नवनियतिवाद नियतिवाद या फिर पर्यावरण नियतिवाद की संशोधित भौगोलिक विचारधारा है। नवनियतिवाद किसको बोला जाता है? चाहे तो उसको नियतिवाद मान लो या फिर उसको पर्यावरणीय नियतिवाद को मान लो, एक ही है नवनियतिवाद। इस विचारधारा को वैज्ञानिक नियतिवाद, नवनिश्चयवाद एवं रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म नामों से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारण अधिक प्रभावशाली है? तो मानव को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, मिट्टी भी इतनी नहीं करेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, जो सबसे जो मेन है वो है आपका जलवायु। ये सबसे ज़्यादा मानव को प्रभावित करेगी। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रति व्यक्ति अधिकतम आय किसके द्वारा होती है? तो अधिकतम आय आपकी होती है अनुकूलतम जनसंख्या के द्वारा। जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है उसमें अगर आपको पढ़ोगे तो उसमें अधिकतम आय प्राप्त होती है। देख लेते हैं, किसी प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों का वर्तमान प्रावैधिकीय अनुसार पूर्ण विकास करने तथा उसके उपभोग के लिए आवश्यक निश्चित जनसंख्या जिससे उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त होता है, अनुकूलतम जनसंख्या ये मानी जाती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डाल्टन के शब्दों में डाल्टन ने कहा था जो अनुकूलतम जनसंख्या है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है, यानी कि अगर जो जनसंख्या है वो अनुकूलतम रहेगी तो वही तो प्रति व्यक्ति आय अधिकतम देगी। ये किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई थी? तो सबसे पहले आपको देखने को मिली थी निग्रोटो प्रजाति, जो कि सबसे पहले आई थी। गिफिट टेलर एक महोदय थे, उन्होंने कपाल सूचकांक और बालों के बनावट के आधार पर मानव की प्रजातियों का वर्गीकरण किया था, जो कि 7 श्रेणियों में उन्होंने किया था। कौन कौन सी श्रेणियां थी उन्हें देख लेते हैं। निग्रोटो प्रजाति दी थी निग्रो, ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक, अल्पाइन, मंगोलाइड। इन्होंने 7 प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। किसके आधार पर? कपाल सूचकांक यानी कि मस्तिष्क और बालों के आधार पर। नाम याद रखेंगे, गिफिट टेलर ने। ठीक है, जो निग्रोटो प्रजाति है वो विश्व की सबसे प्राचीन प्रजाति मानी जाती है। किसने बताया था? गिफिट टेलर ने बताया था। मंगोलाइड प्रजाति वह कौन सी विशेषता है जो अन्य प्रजातियों से अलग करती है? तो मंगोलाइड की सबसे क्या है? तो ये है आपकी पीत वर्ण। ये इनकी सबसे अलग विशेषता है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। इस प्रजाति का मुख्य विस्तार मध्य पूर्व एशिया के देशों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? मध्य व पूर्वी एशिया के बीच में पाया जाता है। इनका सिर चौड़ा होता है, सपाट होता है, सीधी इनकी नाक होती है, लघु इनके यानी छोटा इनका कपाल होता है, पीला इनका वर्ण होता है, आंखें तिरछी होती हैं, केस इनके लंबे होते हैं, सीधे होते हैं, मोटे होते हैं तथा अल्प होते हैं, यानी कि कम होते हैं बाल। ये इनकी खासियत बताई गई थी। निम्नलिखित में से किस प्रजाति के घर क्राल कहलाते हैं? क्राल कौन सी प्रजाति के घर कहलाते हैं? वो आपके मसाई जनजाति है, जो कि क्राल के घर में जो घर में रहते हैं उसको बोला जाता है क्रॉल। और जो खिरगीज रहते हैं वो रहते हैं युर्त, उनके घर का नाम होता है क्या? युर्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेमांग कहाँ पे पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं आपके मलेशिया में। खिरगीज पाए जाते हैं मध्य यूरोप में। ये आपका गलत हो जाएगा, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य यूरोप ना होकर के मध्य एशिया में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके मध्य एशिया में खिरगीज पाए जाते हैं। ठीक है, एशिया में आपके कौन से पाए जाते हैं?
खिरगिज पाए जाते हैं। मसाई पाए जाते हैं पूर्वी अफ्रीका में। बुशमैन पाए जाते हैं आपके कालाहारी मरुस्थल में, आपके बुशमैन देखने को मिलते हैं। ये देख लीजिए आप, खिरगिज पाए जाते हैं मध्य एशिया में, सिमांग मलेशिया में, मसाई पूर्वी अफ्रीका में तथा बुशमैन आपको कालाहारी में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नगरीय गांव जो होते हैं प्राय पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे नगरीय गांव बोला जाता है वो है आपके यूएसए में देखने को मिलेंगे। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। नगरीय गांव के बारे में देख लेते हैं। नगरीय गांव प्रयुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलते हैं। इसे ग्रामीण नगर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ग्रामीण नगर भी इसको कहा जाता है। क्रिफिट टेलर ने इनकी जनसंख्या कितनी 150 से 500 तक बताई है। यानी कि अगर किसी गांव में 150 से 500 तक व्यक्ति हैं तो उसको नगरीय गांव बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों के कितने वर्ग हैं? यानी कि भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किया गया है, तो उसमें कितने नगर बताए गए हैं? तो वो बताए गए हैं आपके 6 नगर टोटल बताए गए हैं। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 6 नगर कौन कौन से उन्हें देख लेते हैं। भारत सरकार के जनगणना विभाग ने नगरों यानी कि टाउन को जनसंख्या के आधार पर 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्ग 1 नगर पर रखा गया है किनको, जिनकी जनसंख्या कितनी होगी 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या होगी, इन्हें किस में रखा गया है? वर्ग 1 में रखा गया है। वर्ग 2 में 50,000 से जो 99,999 जनसंख्या जिसकी होगी उसको वर्ग 2 में रखा जाएगा। वर्ग 3 में जिसकी जनसंख्या 20,000 से 49,999 होगी उसको वर्ग 3 में रखा जाएगा। वर्ग 4 में रखा जाएगा किसको? 10,000 से जिसकी जनसंख्या 19,999 होगी उसको वर्ग 4 में रखा जाएगा। वर्ग 5 के नगर जो होंगे उनकी जनसंख्या होगी 5,000 से 9,999 तथा जो वर्ग 6 होगा यानी कि जो छठवां वर्ग होगा उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी आपकी 5,000 से जिसकी कम जनसंख्या होगी उसको आपको रखा जाएगा वर्ग 6 के नगर में, इसको रखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास किस प्रतिरूप के होंगे? तो वो ग्रामीण अधिवास होते हैं आपके रेखीय प्रतिरूप के होते हैं। जो गंगा यमुना के मैदानी भाग होते हैं आपकी नदियाँ बह रही हैं, चलिए नदियाँ बना लेते हैं यहाँ से, लेकिन और यहाँ पे क्या हो रहा है? बसाव हो रहा है, बस्तियाँ बनी हुई हैं इसके अगल बगल भागों में। तो ये कैसी बनी हुई हैं? रेखीय प्रतिरूप की ये आपकी नदियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास के विभिन्न प्रतिरूप पाए जाते हैं, जिनमें से अरीय हो गया, नाभिक हो गया, आयताकार हो गया, वर्गाकार, ये शामिल है। इसमें रेखीय प्रतिरूप प्रमुख है। क्या है ये? रेखीय प्रतिरूप है जो कि आपका मेन है। जब किसी ग्राम का विकास सड़क, नहर, नदी आदि के सहारे पंक्तिबद्ध रूप से होता है तो उनकी आकृति अधिक लंबी और रेखीय यानी कि लीनियर हो जाती है। यानी कि जो कोई गांव है उसका विकास कहाँ पे हो रहा है? कोई सड़क जा रही है, नहर वहाँ से निकल रही है या फिर कोई नदी जा रही है तो उसके क्या होगा? बिल्कुल लंबवत होता जाएगा यानी रेखीय होता जाएगा लीनियर रूप से। तो इसमें बताया गया है कि जो नदी है उनके पास में कैसा बसाव होता है? वो होता है आपका रेखीय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह किसने कहा था? यह कहा था आपका फिंच एवं त्रिवार्था ने। इनकी ये बोला था जो भारत है आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये काफ़ी पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। वैसे आप जो थॉट्स जो है ना इनको आप एक उसमें बनाते जाएं, एक पेज ले लें या फिर एक नोटबुक छोटी सी ले लें जिसमें कि आप इन थॉट्स को याद रखें, पर डे इनको रिवाइज कर लें क्योंकि 1 से 2 आपके पूछ लिए जाते हैं। पेपर हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, इसमें से जो जो थॉट्स आपको मिल रहे हैं उन्हीं को कम से कम करते जाएंगे तो वही आपके रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिकार करने का जो यंत्र है हार्पून नामक यंत्र, ये किसका है? तो ये होता है आपका एस्किमो का। ये नुकीला यंत्र होता है जो कि शिकार के लिए काम आता है, एस्किमो का है। चलिए इसका देख लेते हैं। मंगोलॉयड प्रजाति जो एस्किमो है वो कौन सी प्रजाति के? मंगोलॉयड प्रजाति के हैं। ये लोग शिकार करने के लिए हार्पून नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। उनके घरों को क्या बोला जाता है? जिस घर में वो एस्किमो रहते हैं उसको बोला जाता है इग्लू। इग्लू ये आपका कैसा बनाया जाता है? बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार एक घर होता है, इसको बोला जाता है इग्लू। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है?
वो है आपका न्यूयॉर्क बंदरगाह। ये आपका विश्व का सबसे व्यस्ततम यानी कि सबसे बिजी पोर्ट है आपका। वर्तमान में जो विश्व का सबसे व्यस्ततम तथा सबसे बड़ा बंदरगाह है लदान मात्रा में, जो कि इसमें मतलब सबसे ज़्यादा लदान होता है कंटेनर का क्षमता दोनों का जिसमें होती है, वो है आपका आधार पर संघाई बंदरगाह है। कौन सा है? न्यूयॉर्क का संघाई बंदरगाह है। न्यूयॉर्क बंदरगाह संयुक्त राज्य अमेरिका का हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है। अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह है ये। किसका है? अमेरिका का। प्रश्नावधि के जो समय न्यूयॉर्क बंदरगाह सबसे व्यस्त बंदरगाह है। कैसा है? ये सबसे व्यस्त है जो तथा जो सबसे बड़ा बंदरगाह है जिसमें लदान सबसे ज़्यादा होता है। कंटेनर क्षमता यानी कि जो कंटेनर आप देखेंगे शिप पर जो जाते हैं, जो पानी के जहाज होते हैं, उनमें कंटेनर आपको काफ़ी भारी भारी देखने को मिल जाएंगे। जिसमें जो होता है लदान सबसे ज़्यादा, वो कौन से होता है? संघाई बंदरगाह है, उस पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा गया सबसे बिजी बंदरगाह, तो वो हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हीरे का मौलिक रूप क्या है। तो हीरे का जो मौलिक रूप है वो हीरा बनता किससे? कोयला। आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हीरे का मौलिक रूप कोयला को माना जाता है। ठीक है, इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हीरे का मौलिक रूप कोयला को माना जाता है। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप हैं। किसके रूप हैं ये? कार्बन के। वे पदार्थ जिनका रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न होता है उन्हें बोला जाता है अपरूप। यानी कि जिनका रासायनिक गुण तो समान होता है लेकिन जो भौतिक गुण है, दिखने वाला गुण है, वो कैसा होता है? अलग होता है, उसको बोला जाता है अपरूप। ठीक है, चलिए और देखते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पैदा किए जाने वाला चावल किस नाम से जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन सा चावल आपको देखने को मिलेगा? वो आपका इंडिका नाम से जो चावल है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। देख लेते हैं, इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। सॉरी। इसकी अच्छी उपज के लिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसको चाहिए होता है। 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की इसमें आवश्यकता होती है। मौसम के आधार पर जो चावल की 3 किस्में पाई जाती हैं। 3 किस्में कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। शीतकालीन चावल जिसको हम जानते हैं अगहनी व अमन नाम से। शरतकालीन चावल जिसको बोला जाता है कुंवारी व ओस। ग्रीष्मकालीन चावल को बोला जाता है बोरो। पश्चिम बंगाल असम में चावल की तीनों किस्में अमन ओस बोरो उगाई जाती है। यानी कि कौन कौन से देश हैं? पश्चिम बंगाल हो गया और असम हो गया, जहाँ पर के चावल की तीनों किस्में आपको देखने को मिल जाएंगी। इंडिका चावल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है या फिर उगाई जाती है। इंडिका चावल कौन से में हो गया? आपका उष्णकटिबंधीय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य क्षेत्र को विश्व की रोटी के रूप में जाना जाता है या फिर विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। तो वो हो गया आपका मिनीसोटा। कहाँ का? ये संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है मिनीसोटा, जिसको कि जाना जाता है विश्व की रोटी की टोकरी के रूप में इसको जाना जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख गेहूं प्रेयरी प्रदेश है, यानी कि जो गेहूं क्षेत्र है प्रेयरी प्रदेश में होता है। 1500 किलोमीटर लंबाई एवं 300 से 800 किलोमीटर चौड़ाई में ये क्षेत्र फैला हुआ है। अमेरिका के क्षेत्र उत्तर एवं संयुक्त डकोटा, कौन कौन सा है? डकोटा, मिनीसोटा व मोन्टाना में बसंतकालीन जो गेहूं है वो उपजाया जाता है। क्षेत्र देख लेते हैं। डकोटा हो गया, मिनीसोटा हो गया एवं मोन्टाना, यहाँ पर कैसे बसंतकालीन गेहूं उपजाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनीसोटा क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। और देख लेते हैं इसके बारे में। कैलिफोर्निया क्षेत्र में मुख्यतः सैक्रामेंटो सान जैविक नदियों घाटियों में शीतकालीन गेहूं उपजाया जाता है। शीतकालीन किस में पाया जाता है? आपका कैलिफोर्निया में देखने को मिल जाएगा। सैन फ्रांसिस्को इस क्षेत्र की प्रसिद्ध गेहूं मंडी है। सैन फ्रांसिस्को है वो कैलिफोर्निया की प्रसिद्ध गेहूं मंडी है, जहाँ पर कि गेहूं बेचे जाते हैं। ठीक है, भारत में किस किस्म का लोहा यानी कॉफ़ी, कहवा यानी कॉफ़ी उगाई जाती है? तो वो है आपका अरेबिका। अरेबिका जो किस्म है उसकी कहवा यानी कॉफ़ी आपको काफ़ी देखने को मिल जाएगी। इसमें देख लेते हैं भारत में 2 प्रकार का कहवा कॉफ़ी की कृषि की जाती है। एक होगी आपकी अरेबिका, दूसरी होगी आपकी रोबस्टा। अरेबिका की कृषि कुल क्षेत्रफल के 60% भाग पर की जाती है, यानी कि जो ज़्यादा की जाती है वो किसकी? अरेबिका की जाती है। रोबस्टा आपको 40% देखने को मिलती है। निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जन्म कहा जाता है आपका
नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है, और तथा भारत में अगर ये पूछा जाए तो भारत में कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये विश्व में पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व में 65% कोयले का उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो 65% कोयले का उत्पादन किया जाता है आपका चीन से। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। कोयले के बारे में देख लेते हैं, विश्व में कोयला अवसादी परत, जो अवसादी होती है चट्टान परतदार होती हैं, उनमें पाया जाता है। विश्व में कोयले का निर्माण मुख्यतः कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। कौन से युग में हुआ था? ये कार्बोनिफेरस युग में। इसके अतिरिक्त कुछ कोयले का निर्माण टर्सरी युग में भी हुआ है। विश्व में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन चीन यानी कि 50.27% ये कर रहा है। इसके बाद भारत व इंडोनेशिया में इसका उत्पादन होता है। चीन में मुख्य रूप से उच्च कोटि का कोयला अधिक प्राप्त होता है, यानी कि जो उच्च कोटि का कोयला है वो चीन में आपको देखने को मिलेगा। चीन के उत्तरी भाग में कोयले का अत्यधिक भंडार पाया जाता है। यहाँ कोयला मुख्यतः कौन सा? शांसी हो गया, क्षेत्र याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। शांसी, शैनसी, कांसू, होनान, मंचूरिया, शांटुंग प्रांत, इन सब में आपका कोयला देखने को मिलता है। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, पीट हो गया। इस एंथ्रेसाइट कोयला आपको चीन में काफ़ी मात्रा में देखने को मिल जाएगा, जबकि भारत में आपको बिटुमिनस कोयला देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? तो शिव समुद्र बनाया गया है आपका कावेरी नदी पर। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। देख लेते हैं, और शिव समुद्रम जलप्रपात जो कर्नाटक राज्य में है, कावेरी नदी पर स्थित है। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कैसा है ये? आयतन की दृष्टि से कैसा है? सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल। कौन सा है? कुचिकल, 455 मीटर, कर्नाटक में स्थित है ये। जलप्रपात दिए गए हैं, कुछ उनकी नदियां दी गई हैं, उनको देख लेते हैं। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है जो कि बनाया गया है शरावती नदी पर। चूलिया, मधार, पुनासा जलप्रपात है आपका बनाया गया चंबल नदी पर। चित्रकूट या बनाया गया आपका इंद्रावती नदी पर। धुआंधार, कपिलधारा या फिर चेन्नई जलप्रपात बनाया गया आपका नर्मदा नदी पर। दूधसागर जलप्रपात बनाया गया आपका मांडवी नदी पर। और हुंड्रू जलप्रपात बनाया गया है आपका स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, चलिए और देखते हैं, विपणन की सुविधा के लिए स्थगित की गई अंतःस्थलीय तेल शोधनशाला कौन सी है? अंतःस्थलीय तेल शोधनशाला आपको देखने को मिल जाएगी, जो रिफाइनरी जिसको बोला जाता है, मथुरा में देखने को मिलेगी। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मथुरा में आपको जो कृष्ण नगरी जिसको बोला जाता है, यह शोधनशाला इंडियन ऑयल के स्वामित्व में स्थित किया गया था। इसमें बॉम्बे हाई से आने वाला कम गंधक का कच्चा तेल, नाइजीरिया से आयातित कम गंधक का यानी कि जिसमें कम महक होती है वो कच्चा तेल, व मध्य पूर्व से आयातित उच्च गंधक का इसमें कि हाई स्मेल तथा कच्चा तेल परिष्कृत इसमें किया जाता है। इस तेल शोधनशाला जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है सहित देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए इसमें 6 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ इसको शुरू किया गया था। यानी कि देश की राजधानी क्षेत्र कौन सा हो गया? दिल्ली हो जाएगा वो आपका। ठीक है, बाकी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भी पेट्रोलियम उत्पाद को पूरा कर रहा है मांग को। भिलाई नगर किस वर्ग का है? तो भिलाई नगर आपका औद्योगिक नगर बोला जाता है इसको। ये देख लेते हैं आप इसका। भिलाई जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है, ये कैसा है? एक औद्योगिक प्रदेश है या फिर औद्योगिक नगर है। यहाँ भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में रूस की सहायता से की गई थी। किसकी सहायता से की गई थी? आपकी रूस की सहायता से की गई थी। भिलाई नगर औद्योगिक नगर के वर्ग क्या है? ये प्रकारात्मक आधार पर नगरों का विविध विभाजन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नियतिवादी विचारधारा का समर्थक नहीं है? तो नियतिवादी का समर्थक नहीं है वो हो जाएंगे आपके ब्लॉस। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉस आप जानते हैं जो कि संभववाद से ये रिलेटेड है या फिर संभववाद का इनको जनक भी कहा जाता है। तो ये बाइडल डीला ब्लॉस आपके सही हो जाएंगे। ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। बाकी के बचे आपके कुमारी सैम्पुल, कार्ल रिटर, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये आपके समर्थक हैं किससे? नियतिवादी विचारधारा से ये संबंधित हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर भी करें। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हम एक और पेपर ऐसे ही आपको लेकर के सॉल्व कराएंगे, इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी एग्जाम्स में।
पर डे आपको एक लेक्चर मिलेगा जिसको कि आप देखें, इसको आप सॉल्व करने की भी कोशिश करें बिना देख करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।